वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन यानी प्लेटफॉर्म पे दोबारा स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जस्ट पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। इसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए आप लोग क्या करें, पूरी प्लेलिस्ट का यूज़ करें। वन वीडियो आफ्टर अनदर वीडियो आप लगातार देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई हमारे लिए नया नहीं है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही स्टडी करते आ रहे हैं। तो जब हमने देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो पोजीशन बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक हम लोग क्या करते थे, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेते थे। वहां से जो है हम लोग देख लेते थे ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे कहाँ पे है, तो उनको कुछ नंबर से डिनोट कर देते थे नंबर लाइन के द्वारा। तो वहाँ पे हम लोग देख लेते थे कि तो उसका पोजीशन कहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। फिर देख लेते थे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो हमको आसानी से डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता था, पोजीशन भी मिल जाता था। लेकिन वहीं अगर हम लोग प्लेन में आ जाए मोशन करने में, प्लेन मोशन करने का मतलब क्या हो गया, मोशन इन प्लेन का हो गया। तो अगर जैसे इस तरीके का बोर्ड है हमारे पास, ये डिजिटल बोर्ड है, ये इसको देखें तो ये इसकी लेंथ हो गई, यहाँ पे देखें ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। कोई ऑब्जेक्ट अगर इस बोर्ड पे मूव करे, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता था, तो केवल ये जो है केवल लेंथ अवेलेबल हो, बाकी आप क्या करें केवल इसी डायरेक्शन में वो मूव कर सके, ऊपर या नीचे इसके ना जा सके। तो मोशन इन प्लेन में लेकिन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ये देखिए लेंथ में तो मूव भी कर सकता है और यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसलिए इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। तो जब टू डायमेंशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जनरली जो है ऑब्जेक्ट तो हमारा थ्री डायमेंशन में होता है, बट हम लोग समझने के लिए टू डायमेंशन की ही स्टडी करते हैं अच्छे से। पहले वन डायमेंशन का किया, फिर टू डायमेंशन को। टू डायमेंशन के सारे फॉर्मूले और तरीके को क्या किया जा सकता है, थ्री डायमेंशन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर टू डायमेंशन में या मोशन इन प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, तो आपको इसके पोजीशन आपको बताने के लिए आपको पता है कि आपको क्या बताना पड़ेगा। ये जो एक्स एक्सिस से जो है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कितना है, और ये जो है हमारा हमको क्या देखना होता था कि जो है ये इस पॉइंट पे है, सपोज करते हैं हम लोग इसको हमने मान लिया पी पॉइंट मान लिया। जब इसकी आपको पोजीशन बतानी होती थी तो आप क्या करते थे, ये डिस्टेंस देखते थे, ये डिस्टेंस देखते थे। जनरली इस डिस्टेंस को ये देखिए y हम लोग बोल देते थे, इसको x बोल देते थे। तो उस पोजीशन को जो हमको बताना था तो हम क्या कह देते थे, x और y। अब देखिए जो ये लेंथ है वो इसके बराबर होगा, x ये है तो x ये भी होगा, y ये है तो ये किसके बराबर होगा, y ये होगा। सपोज कीजिए अगर जो है आपको वापस से पोजीशन बताना है तो आप क्या करते हैं, वापस से आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, 1 2 3 4 5। ये मान लेते हैं हमने ये 1 सेंटीमीटर पे है, ये 2 सेंटीमीटर पे है, ये 3 सेंटीमीटर पे है, ये 4 पे है और ये 5 पे है। ऐसे ही हम लोग वाई एक्सिस पे डिसाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 3 4। अभी जैसे कि हमने वहाँ बताया था कि अगर सपोज करते कोई पॉइंट मैंने कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ पे आपका पार्टिकल है, इसको मैंने P से डिनोट कर लिया। अब देखिए अगर आपको इसका पोजीशन बताना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ से ये कितनी दूर है और यहाँ से ये कितनी दूर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अगर यहाँ से ध्यान दें तो ये क्या हो गया, 3 यूनिट हो गया। और ये कितना हो गया, आप अगेन देखेंगे तो कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। अब देखिए वापस जो ये था हमारा 3 यूनिट जो है, ये 3 यूनिट था और ये जो है वापस से कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो हमने इसको कैसे डिनोट किया, P को x और y बोला हुआ था। वापस से देखें इसी को अगर हम लोग लिखें तो x क्या हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, y क्या हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोशन इन प्लेन में ऑब्जेक्ट्स के क्या बता सकते हैं, पोजीशन को बता सकते हैं। सिंपली इसको समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बोर्ड के इस पॉइंट पे है तो आपसे पूछा जाए इसका पोजीशन बताइए, तो अब ऑब्वियस सी बात है
यहाँ से इसकी लेंथ बता देंगे, यहाँ से इसकी लेंथ आप बताएंगे और यहाँ से इसकी लेंथ बताएंगे, तो आप इसकी पोजीशन को एग्जैक्ट पकड़ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन प्लेन में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए जो है इस तरीके के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। अब वापस से देखते हैं, ये हमने बनाया, वापस से हमने बनाया अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वाई। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। वहीं ले लेते हैं वापस से, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, पॉइंट पी पे है। ये देखिए पॉइंट पी पे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लिया। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से। इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, आर भी बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर आर। क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम कह रहे हैं तो वेक्टर के बताने के लिए हम लोग उसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो आर को जो है पोजीशन वेक्टर अगर आर है तो इसको हम लोग जो है जो बताते हैं, तो आर को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। जो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में आता है एक्स वाई, और जो वाई कंपोनेंट में आता है इसको वाई भी। या इसी पॉइंट को हम लोग सिंपली कैसे लिखते थे, एक्स और वाई। जब यहाँ पोजीशन को हम डिनोट, पोजीशन वेक्टर आर है, इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू द एक्स आई प्लस वाई जे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पोजीशन को बता सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ हमने देखा था एक्स हम लोगों का जो था वो भी 3 था, वाई जो है वो भी 3 था। तो यहाँ पे आर को अगर वही 3 हम ले लें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j हो गया। अब हमको ये ऐसे थोड़ा कम समझ में आता है, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, क्योंकि समझना तो हमको है ही, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमको दोनों बताना है इसका। तो आपको पता है वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं तो ये सिंपली क्या लगा देते हैं, मॉड का साइन लगा देते हैं उसी वेक्टर पे, या सिंपली हम लोग क्या उसको लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मॉड लगा देते हैं सिंपली, या आर लिख देते हैं। तो अभी जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम लोगों ने देखा था जब आर का मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं इक्वल टू आर। क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वायर, सर यहाँ पे भी क्या था, 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9, ये कितना आ गया आपका, √18। लगभग जो यहाँ से ध्यान दें √18 की वैल्यू आएगी अराउंड 4 के आसपास आएगी। तो जो ये हमारा लेंथ हो गया वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का, वो कितना हो गया, करीब 4 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन भी हमको पता चल रहा है ऑरिजिन से। अब जो डायरेक्शन बताना होता था यहाँ से थीटा देख लें, थीटा मेजर कर लें हम लोग, tan थीटा निकाल लें, tan थीटा आप निकाल लीजिए, y/x हो जाएगा। तो tan थीटा अगर यहीं पे आपको बताना पड़े, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बतानी पड़े, tan थीटा इक्वल टू y/x, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x हो गया। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को देखिए, मोशन इन प्लेन में पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से बताया जाता है, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं मोशन इन प्लेन में। अब हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। क्योंकि जब तक आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं मिलेगा तब तक आपको वेलोसिटी वेक्टर नहीं मिलेगा, जब तक आपको वेलोसिटी वेक्टर नहीं मिलेगा तब तक आपको जो है एक्सीलरेशन वेक्टर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो रेट ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to the time is called as velocity, and the ratio of velocity with respect to the time is called as acceleration। तो अगला पॉइंट जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हमने देख लिया था, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया।
ये हमने बना दिया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब पोजीशन को डिनोट करेंगे। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो कर रहा है। सपोज करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे कर्व फॉर्म के पाथ पे जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ये पॉइंट पी से उसने स्टार्ट किया था, जैसे पिछली बार हमने देखा था। तो ये कुछ ये कर्व पाथ फाइंड आउट कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये कहाँ पे पहुंच गया था, पी से। ये सपोज करते हैं पी डैश पे, पी से कहाँ पहुंच गया, पी डैश पे हमारा पहुंच गया। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे, आपको पता है पोजीशन वेक्टर अगर आपको बताना है, ये आपने लिख दिया P और ये आपने दूसरा मिला दिया ये। और जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेस हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देंगे। उसको कहाँ डिनोट करेंगे, P से लेके कहाँ तक हो गया वो, P से लेके हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमने अभी देखा था, इसको हमने डिनोट किया था किससे, इसको हमने डिनोट किया था R से। ये वाला हमारा R था, वेक्टर R था। अभी जब वो डिस्प्लेस हो गया वहां से, कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा R डिस्प्लेस हुआ, P से P डैश पे आ गया। तो जो हो गया वो क्या हो गया, R से वो मूव करके कहाँ पहुंच गया, R डैश पे मिल गया। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमने देखा था क्या हो गया, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोग जानते हैं वेक्टर लॉ से, आपको पता है कि हेड और टेल मेथड से, ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वेक्टर R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू द वेक्टर R डैश। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको। तो यहाँ से डेल्टा R को यहीं पे रहने देते हैं। ये वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर R डैश माइनस R वेक्टर आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसी को देखिए हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ था, और यहाँ पे पिछली बार अभी हमने देखा था R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में xi प्लस वाई जे लिख सकते हैं। तो R डैश वेक्टर को क्या लिखेंगे, नया पोजीशन आ गया तो उसी पोजीशन को लेते हैं, x डैश i प्लस वाई डैश जे हो गया आपका, वाई डैश जे हो गया। यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेट अभी देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गया और वाई एक्सिस कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। तो इसका जो पोजीशन रहा होगा वो एक्स डैश वाई डैश हमने ले लिया है, और इसका जो पोजीशन है वो क्या है, एक्स और वाई है। तो एक्स डैश वाई डैश लेके अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं डेल्टा आर। अभी जब डेल्टा आर जो हम लोग ले लेंगे, उस डेल्टा आर को क्या देख सकते हैं हम लोग, डेल्टा आर को लिख सकते हैं सिंपली सा, डेल्टा आर को भी हम लोग अगर लिखना चाहें क्या लिख लें, जो चेंज हुआ था डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। कैसे, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको मिला देते हैं। पहला पोजीशन ये था, दूसरा पोजीशन इसका कहाँ हो गया था, एक्स एक्सिस पे ये हो गया। तो ये वाला चेंज क्या हो गया आपका, डेल्टा एक्स हो गया, एक्स एक्सिस पे जो चेंज आएगा। और यहीं पे अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे चले जाए हम लोग, पहला पोजीशन इसका ये था और दूसरा पोजीशन क्या था इसका, ये हो गया पी डैश। तो ये क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया। तो इसी को जब ये जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। इनकी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं क्या आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे इज इक्वल टू द एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं, साथ में माइनस ये डैश था, यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जी हो गया। अब x वाले कंपोनेंट को एक साथ लिख लेते हैं, किसके बराबर चल रहा था, डेल्टा आर के। इस वाले को कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश माइनस वाई किसके साथ आ गया, जे कंपोनेंट के साथ आ गया।
क्या आ गया ये आपका डेल्टा आर आ गया। वापस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए कितना आसानी से आपका एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में आ गया। और अभी इसका जो है अब जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने देखा पी और पी डैश का, तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया। या इसी को डेल्टा आर को और किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी। इसको क्यों लिख सकते हैं, ये वाला पोजीशन क्या था, एक्स डैश था, ये वाला पोजीशन एक्स था, इन दोनों के डिफरेंस को हमने डेल्टा एक्स बोला। ये वाई डैश था, ये वाई था, तो इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया है, डेल्टा वाई बोला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो और छोटे फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया। जहाँ पे वेयर हमने देखा तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर आया था डेल्टा आर, वो जो आया हुआ था एक्स डैश माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश माइनस वाई, साथ में यहाँ पे जे वेक्टर आ गया था। तो ये क्या हो गया था, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे हमने लिख दिया था। जहाँ पे जो डेल्टा एक्स था हमारा वो क्या था, एक्स डैश माइनस एक्स था, और डेल्टा वाई जो था वो क्या था, वाई डैश माइनस वाई था। अभी देखिए ये दोनों वैल्यू हमको मिल गए हमारे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना था, आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे और दोनों के कोफिशिएंट का क्या ले लेंगे, स्क्वायर के साथ में रूट ले लेंगे। या एक्स माइनस एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा वाई का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और कोई अगर डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स डैश माइनस एक्स लिख दिया। तो या इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर निकालना हमको तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको मिल गया है तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया है तब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्लेन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। उसकी वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन प्लेन। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम सभी को पता है, द रेशियो ऑफ displacement to the corresponding time interval is called velocity of object moving in plane। उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, वो वेलोसिटी कहलाती है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली अगर देखें तो इसको हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। या फिर इंटरवल के टर्म में जब लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमारे पास क्या आया था, डेल्टा आर, जो वेलोसिटी वेक्टर हमारा है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या आया था, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को जो है डिफाइन कर सकते हैं। वही है, अभी तक डेफिनेशन हमारा बदला नहीं। जो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में यूज करते थे, जो मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग बोलते थे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी, वही यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यूज किया हुआ है। आगे देखते हैं इसको। तो जो हमारा वेलोसिटी आ गया वो इस टर्म में आ गया, डेल्टा वी, जो हमारा वेलोसिटी आया वो हो गया v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, आई इसको लिख सकते हैं प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, इसको जे के साथ में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया था, वेलोसिटी आ गया था वेक्टर फॉर्म में। अब ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं वेलोसिटी को, कि अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो इस कंपोनेंट के स्क्वायर के साथ इस कंपोनेंट का क्या करिए आप, सम करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। इसको एक तरीके से और, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी वेलोसिटी क्या हो गई थी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई हो गया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे हो गया था। अब इसी को क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपली v को, क्योंकि कंपोनेंट में ही लिख रहे थे हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ में लिख सकते हैं, इसको y डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ में हम लोग लिख सकते हैं। जहां पे आपको पता है मैंने vx का कैसे यूज किया हुआ है, आपका vx कहाँ पे हो गया, अगर यहाँ पे देखें vx हमारा क्या हो गया, vx जो हो गया वो हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, और vy जो हमारा हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी। तो अब यहीं पे वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो आप मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा vx और vy है क्या आपका रियलिटी में। और यहाँ पे अगर एंगल निकालना है तो आपको वापस से tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स vy अपॉन vx। अब इसको जो है जरा उस पर फोटो से समझते हैं कि जो है हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर था उसी का अगर वेलोसिटी हम लोग वापस से ड्रॉ करें तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, y कंपोनेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर आपकी वेलोसिटी यूं है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, किस एंगल पे थी, कितने एंगल पे, थीटा, इसको भी क्या किया जैसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर दिया था, तो ये वाला क्या हो जाता है, हमेशा vx आता है, थीटा के साथ में क्या जाता है v cos थीटा, इसके साथ में क्या जाता है v sin थीटा। तो वापस से देखिए कि हमने क्या किया है, वापस से दो कंपोनेंट में vx जो है और vy कंपोनेंट में इसको भी ब्रेक किया है, वेलोसिटी को इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी तो यहाँ से मिल गया, मैथमेटिकली मिल गया, ग्राफिकली भी हमने समझ लिया कि अगर ऑब्जेक्ट की जो है डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम लोग वेलोसिटी वहाँ से बस सिंपली से क्या कर सकते हैं, चेंज इन एक्स डायरेक्शन में देख लें टाइम के साथ में, चेंज इन वाई डायरेक्शन में देख लें टाइम के साथ में, फिर वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो वेलोसिटी भी मिल गई हमको, लेकिन अब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर, ये तो आपको जो वेलोसिटी अभी आपको मिली ये एवरेज वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हम लोग जनरली एवरेज वेलोसिटी के टर्म में ही समझते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी जो अभी एवरेज वेलोसिटी आ रही थी, मान लीजिए ये पूरे 0 सेकंड से लेके 1 आवर के बीच की अगर वेलोसिटी रही हो, तो अगर आपको सपोज कीजिए 30 मिनट पे वेलोसिटी चाहिए या 30 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कैसे
जैसे आप सपोज कीजिए बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो जब आप उसके डैशबोर्ड को देखते हैं, अचानक से आप डैशबोर्ड पे अगर आपकी नज़र पड़ती है तो एक आपकी वो जो वहाँ पे कांटा होगा, जो एक सुई होगी स्पीडोमीटर की, वो अचानक आपको एक वेलोसिटी दिखाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही वेलोसिटी कहलाएगी। तो क्या हो जाएगा? आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। यानी कि टाइम को हम क्या करें, किसी तरीके से टाइम को जो डेल्टा टी यहाँ पे अगर उसी को किसी तरीके से अप्रोचिंग टू जीरो कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। अब अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर जीरो कर दोगे तो 1/0 हमारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होता हमारे नंबर सिस्टम पे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम अगर हम लोग ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमको क्या दे देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देता है। उसको लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी देख लिया, अब हम देखेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या हो गया? अगर हम लोग क्या करें, टाइम को लिमिट कर दें, अभी हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी v इज इक्वल टू हमारा आया था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही था हमारी जो एवरेज वेलोसिटी थी, यही थी। अब अगर इस टाइम इंटरवल को हम लोग क्या करें, किसी तरीके से जीरो कर दें, तो वो हमारा उस टाइम पे क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो v इंस्टेंटेनियस अगर आपको चाहिए तो यहाँ आप क्या करते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ जीरो कर दोगे तो 1/0 डिफाइन होगा, इसलिए टी को क्या करते हैं? बहुत छोटा कर देते हैं, ताकि वो क्या करे? एक इंस्टेंट पे टाइम दे। तो वो हमारा क्या मिल जाएगा आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी तो ग्राफ से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो पहला ग्राफ देखते हैं हम लोगों का, जो अभी ग्राफ बना था ये था ऑब्जेक्ट का, जो हमारा वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा था? एक कर्व पाथ पे कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। ये पॉइंट आपका P था, ये पॉइंट थोड़ी देर बाद उसका क्या हो गया था? P डैश हो गया था। ये किस टाइम पे था? T पे था। ये क्या था? T डैश पे था। तो जो टाइम उसको लगा था, ये टाइम इसके बीच में जो लगा था डेल्टा टी लगा हुआ था, ठीक है। अभी हमारा पहले जो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये था डेल्टा आर, और ये कितने टाइम पे था? ये डेल्टा टी टाइम पे था। अब सपोज कीजिए डेल्टा टी को मैं छोटा करने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसी को मैं छोटा करना स्टार्ट करता हूँ, तो दूसरा केस पी डैश को जो है मैं पी डबल डैश करके कुछ डेल्टा टी को छोटा कर दूंगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगले पॉइंट में देखते हैं। हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ ऐसा ही रहा है, ये देखो, ये रहा आपका पी पोजीशन इसका। अभी जो पी डैश पे था उसको टाइम को हमने क्या किया? और छोटा कर दिया। ये टाइम को हमने क्या किया? छोटा करके पी डबल डैश कर दिया। तो अभी अगर ये डेल्टा टी सपोज करते हैं हम लोग, ये डेल्टा टी अगर यहाँ पे हमारा मान लेते हैं 60 सेकेंड था, तो अभी मैंने इसको घटा के कितना कर दिया है? डेल्टा टी को हमने घटा के कर दिया है, डेल्टा टी को घटा के हमने कर दिया सपोज कीजिए 45 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पोजीशन वेक्टर भी, अब ये जो ये टाइम घट गया तो इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसी तरीके से अब इस पे जो है ऐसे ऐसे इसको घटाते चले जाते हैं, एक पर्टिकुलर अगला करेंगे पी डबल डैश, पी ट्रिपल डैश, P4 डैश, फिर लास्ट में क्या करेंगे? डेल्टा टी को बिल्कुल, जो डेल्टा टी 60 था इसको लिमिट करके टेंस टू जीरो कर देंगे, तो बिल्कुल ये पी पे ही आ जाएगा। तो उसको अगर आप बताएंगे यहाँ पे, हो जाएगा आपका कर्व कैसे था? यही आपका कर्व था। ये क्या हो गया आपका पॉइंट, ये क्या था? P था। अब जब आपने डेल्टा टी को बिल्कुल क्या कर दिया? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया, तो जो P डबल डैश था वो कहाँ आ गया? इसी पॉइंट पे आ गया। और इसी पॉइंट पे जो आप वेलोसिटी दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? किसी कर्व पे ये टेंजेंट से दिखाया जाता है। इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट, वो आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो उसके डायरेक्शन देगा, और ये जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी हो गई। तो लगातार हम क्या करेंगे, टाइम को छोटा करते चले जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं, एक्सीलरेशन। मोशन इन प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्सीलरेशन। हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन इन प्लेन में एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। हमारा क्या दे देता है हमको, एक्सेलरेशन दे देता है। ये हमारा पुराना फार्मूला है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वापस से लिखते हैं, ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी देखें, ये ए हो गया, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा हाँ, एक बात अभी और ध्यान दें, अभी जो हमने निकाला था, तो जो हमारी वेलोसिटी आई थी वो v जो आ गई थी वो आई हुई थी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ये लेकिन किसकी जगह पे आई थी, अगर ध्यान से वापस से वेलोसिटी को अगर याद करें लिखते हैं तो क्या लिखा था हमने, इसके पहले क्या लिखा था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे लिखा था। इसी को हमने वी एक्स और वी वाई से डिनोट कर दिया था। तो यही अगर जो है इंस्टेंटेनियस आपकी वेलोसिटी रहती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अगर बात करें तो कहाँ आ जाता है, एक ही पॉइंट पे आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो इसी को जो हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं, इस वेलोसिटी को, बहुत छोटे से चेंज को डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में क्या लिख देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे। लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने देखा एक्सेलरेशन क्या आ गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आ गया। अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है, वी डेल्टा वी को कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे वहां पे हमने देखा था आया था हमारा, जो आया था वो क्या था, वेलोसिटी क्या थी, इसको दो टर्म में लिखते हैं पहले। तो जो वेलोसिटी हमने लिखी थी यहाँ पे वो हमारा था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसी को जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा था तो डी आर अपॉन डी टी लिख दिया था। तो अब वैसे ही एक्सेलरेशन को जब लिखने जाते हैं तो डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया। तो इसी को जब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हमने कैसे लिख दिया, डी वी अपॉन डी टी के भी फॉर्म में लिख दिया। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी आ गया। अब इसी को कंपोनेंट्स के ही फॉर्म में वापस से लिखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में ये अभी था हमारा, क्या हो गया, सी को कि क्या लिख सकते हैं हम लोग ए को उसी हिसाब उसी फॉर्म में लिखते हैं। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी था तो वो क्या हो जाता है, डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे, डेल्टा वी वाई जे हो गया। और ये अभी क्या था हमारा, टाइम के साथ इसका डिवीजन था। वापस इसको कंपोनेंट में सिंपली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, डेल्टा वी एक्स आई अपॉन डेल्टा टी हो गया आई प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया। इसको आगे लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को इसी के आगे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, लिख दिया। जहाँ हमको पता है पिछली बार के तरीके से, where ए एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ए वाई हमारा क्या है, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब हर बार जो है हमको ये ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि थीटा कहाँ बन रहा है, वी वाई का ए वाई आपको ए एक्स कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, ये ए वाई कंपोनेंट आपको कहाँ पे मिलेगा।
इसको सिंपली अभी हमने देख लिया था, हमारा जो एक्सीलरेशन आ गया था, ये जो आया था क्या आया था, डेल्टा वी, ये आ गया था डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे। अब यहाँ पे जो है हमने इसी को क्या लिख दिया था, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस अपना क्या आ गया था, ए वाई जे आ गया था। जब अब इसका मैग्नीट्यूड जब भी आपको निकालना पड़ेगा तो आपको पता है क्या करना रहता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और वही अगर आपको जो है एंगल निकालना रहेगा तो वापस से आप क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स हमने लिख दिया। तो ये आपको क्या मिल गया, थीटा भी मिल गया और इसका एक्सेलरेशन वेक्टर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन वेक्टर भी मिल गया और आपको जो है क्या मिल गया, एंगल भी मिल गया कि वो कितने डायरेक्शन पे वो एक्सेलरेशन एंगल पे लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वन डायमेंशन में जो मोशन होता था, जनरली एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्या हुआ करते थे, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में ही हुआ करते थे। हाँ, ये जरूरी नहीं था कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते थे या निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में हुआ करते थे या अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करते थे, लेकिन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही हुआ वो करते थे। लेकिन जब हम लोग मोशन इन प्लेन में होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल बन रहा हो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल बन रहा हो वो हमेशा क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में हो, या तो जो है आगे बढ़ रहे हो या तो पीछे की डायरेक्शन में आ रहे हो, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या उसी के क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसको थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ भी देखते हैं, जैसे 2-3 इंस्टेंस उठाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे जो है वेलोसिटी, कोई ज़रूरी नहीं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन हो। ठीक है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, सर्कुलर मोशन का ही ले लेते हैं। सर्कुलर मोशन का ले लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल लेंगे। उससे भी पहले हम लोग जो है अपवर्ड मोशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपवर्ड मोशन का, सो दैट कि हमें क्या हो, अच्छी सी ग्रिप मिल जाए। अभी अपवर्ड मोशन का ले लेते हैं, ठीक है, वन डायमेंशन में देखते हैं। पहले अगर यहाँ पे क्या किया आपने, ये देखो अपने वेलोसिटी को ऊपर डायरेक्शन में जब थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से, तो यहाँ देखें वेलोसिटी जब भी ऊपर आपने थ्रो किया था तो एक्सेलरेशन जी कहाँ काम कर रहा था, नीचे की तरफ काम कर रहा था। तो यहाँ वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, अब ध्यान से देख, ये इधर है ये इधर है, तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में होता था, यहाँ से अगर उसको फ्री फॉल कराया गया तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन जी भी क्या हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया। वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी भी आपकी क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ इन दोनों के बीच अगर मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन को इसको जी से डिनोट करेंगे, यहाँ पे थीटा हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। लेकिन ये हमेशा कोई ये वन डायमेंशन का रिलेशन था जो मैं अभी आपको बोल रहा था। लेकिन वही अगर सर्कुलर मोशन में देखें कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन में अगर रहता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, मान लो इस पॉइंट पे ये है, अगले पॉइंट पे कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा, अगले पॉइंट पे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा अगले पॉइंट पे। तो आप लोग अभी जो है ये वेलोसिटी हो गया, 3 इंस्टेंट पे मैंने वेलोसिटी दिया, सपोज लो v1, ये केस पे दे दिया v2, ये हमने दे दिया v3, हमने दे दिया v4 दे दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे तो देखेंगे एक्सेलरेशन जो हमेशा होगा वो सेंटर की तरफ होगा सर्कुलर मोशन में। तो अब यहाँ पे अगर बात करें, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मोशन इन प्लेन में ये रिलेशन नहीं रह जाएगा कि हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच की डायरेक्शन क्या नहीं रह जाएगी, 0 और 180 डिग्री नहीं रह जाएगा। यहाँ पे हमने देखा सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरीके के पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंट आपने डाल दिया, वेलोसिटी यहाँ पे मिल गई, लेकिन जी तो हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा है, कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, अभी जी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ, अभी कुछ एंगल कुछ ही बदल गया। यहाँ पे देख लीजिए,
टेंजेंट आपने डाला, जी नीचे की तरफ, लगातार एंगल तो बदलता ही जा रहा है। तो जैसे ही मोशन इन प्लेन में हम लोग आ जाते हैं तो ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का जो है रिलेशन, वो केवल कुछ भी हो सकता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है वेलोसिटी और जो है एक्सीलरेशन के बीच में, मोशन इन प्लेन में। अब जो हमारा इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, हमने जो है अभी जो लंबी कहानी ये देखी कि वेलोसिटी देख लिया हमने, पोजीशन वेक्टर देखा, फिर हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया, फिर हमने क्या देखा, वेलोसिटी वेक्टर देख लिया, निकालना सीख लिया उनके कंपोनेंट्स, फिर हमने देखा एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया, फिर हमने देखा कि कोई ज़रूरी नहीं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 0 और 180 के बीच में ही हो। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसको देखने की कोशिश करेंगे कि 2 डायमेंशन को कैसे जो है 1 डायमेंशन की तरीके से ट्रीट हम लोग कर सकते हैं, कि क्या 1 डायमेंशन में जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे उसका किसी तरीके से 2 डायमेंशन में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। तो उसी चीज को जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ ये जो आपने पूरा भी मोशन इन प्लेन के जो पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहाँ पे किस तरीके से एक ही मोशन की स्टडी में, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को एक ही जगह देख लेंगे और कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो भी हम लोगों ने ये पढ़ा है उसको समराइज करके एक टॉपिक में देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आप लोगों का।